हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की जो पेपर 1 है उसके 2023 के सारे पेपर्स कवर कर रहे हैं। उसी प्लेलिस्ट मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसी में ये अगली वीडियो है। चलो दोस्तों, टाइम हमारे पास बहुत कम है। 6 दिसंबर से हमारे जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब सारी क्लासेस हम लोग बहुत ही जल्दी और अच्छे से कवर करते चलेंगे। पहले हमारी जो डीआई है वो सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित तालिका में काम पर जाने के लिए प्रयुक्त साधनों के सर्वेक्षण के परिणाम को प्रस्तुत किया गया है। तो काम पर जाने के लिए निम्न प्रकार द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या है: साइकिल से 72, कार से 18, बस से 35 और पैदल 55। तो दोस्तों, इसमें नोट दिया गया है, काम पर जाने के लिए साइकिल से यात्रा करने वाले 18 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु के पाए गए थे और साइकिल चलाने वाले 3 लोगों में से एक ने कहा कि वे वर्षा वाले दिनों में काम पर जाने के लिए बस से यात्रा करते थे। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कितने लोग वर्षा वाले दिन साइकिल से यात्रा पर काम करने गए? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी होगा। कैसे, ये नीचे देख लीजिए। साइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने हैं? 72, और 72/3 बराबर 24। और 24 अगर हमारे साइकिल से यात्रा करने वाले हैं तो कितने लोग वर्षा वाले दिन साइकिल से यात्रा करने गए? तो ये चूंकि 1/3 बताया गया था पहले ही, 3 में से एक ने कहा था ऐसा, तो लगभग 1/3 लोगों ने उस टाइम पे बस से यात्रा की। तो 1/3 को घटा देंगे तो हमारी जो साइकिल से यात्रा करने वालों की संख्या है वो निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है, कितने उत्तरदाताओं ने निर्देशित किया कि वे काम करने साइकिल से जाते थे और उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक थी? तो इसका क्वेश्चन बी सही होगा। कैसे? 65 वर्ष की उम्र वाले वैसे 72 हैं टोटल, बट ये देखिए, यहाँ से हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। 18 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु के पाए गए हैं। तो हमारे टोटल कितने साइकिल से यात्रा करने वाले? 72 हैं। और तो दूसरे का आंसर भी हमारा आ जाएगा, 72/8 बराबर 9। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, 2 गुने से कुछ कम लोगों ने यह निर्देशित किया कि वे काम पर जाने के लिए कार की बजाय बस से यात्रा करते थे। बी, 2 गुने से अधिक लोगों ने यह निर्देशित किया कि वे काम पर जाने के लिए कार की बजाय बस से यात्रा करते थे। और सी है, कुछ अधिक लोगों ने यह निर्देशित किया कि वे काम पर जाने के बजाय कार की बजाय बस से यात्रा करते थे। और डी, कुछ कम लोगों ने यह निर्देशित किया कि वे काम पर जाने के लिए बस की बजाय कार से यात्रा करते थे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा कि 2 गुने से कुछ कम लोगों ने यह निर्देशित किया कि वे काम पर जाने के लिए कार की बजाय बस से यात्रा करते थे। चौथा क्वेश्चन है, काम पर जाने की यात्रा साधनों में से किसका योग सर्वेक्षण में प्रस्तुत उत्तरों के आधी संख्या को प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ए और सी, साइकिल और कार। सी क्या है? पैदल और बस। पांचवा क्वेश्चन है, कितने अधिक लोगों ने यह निर्देशित किया कि उन्होंने बस या कार से यात्रा के बजाय काम पर जाने के लिए साइकिल से यात्रा की? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बस और कार से यात्रा करने वाले 18 + 35, तो टोटल कितना हुआ? 53। और साइकिल से यात्रा करने वाले कितने थे? 72। तो 72 में 53 को जब हम लोग घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 19। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमें बताना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो कथन पहला है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। और कथन दूसरा है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्राप्त करती है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही होगा, पाड़ लगाना या मचान लगाना।
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाड़ मचान लगाने की तकनीक बच्चों की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। मचान एक अस्थायी ढांचा है जिसका उपयोग इमारतों और अन्य बड़ी संरचनाओं की मरम्मत के लिए लोगों एवं सामग्रियों की सहायता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम है जो द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह 34 DTH चैनलों के माध्यम से 24/7 उपलब्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम है जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। यह GSAT 15 का उपयोग कर संचालित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या अशोधित करता या करती है। विद्यमान योजनाओं को संयोजन, आशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, समायोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्या विकास निर्देश आता है? और दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ तो ये सही है, क्योंकि अब हमारे पास इनफ टाइम से कम टाइम बचा है। 5 तारीख तक मैं कोशिश करूँगी कि हमारे ये सारे भी PYQ सही से कवर हो जाएं, ताकि हमारे एग्ज़ाम तक ये सारे PYQ कवर हो जाएं। और अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तो हम लोग और इसे आराम आराम से समझ के और ज़्यादा टाइम दे के कोशिश करते करने की। अगला क्वेश्चन है, मानव पशु और हाँ, तो दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या जैसे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, तो कभी कभी थकान भी हो जाती है, तो कभी भी कोई भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मानव पशु मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान का इस रूप में वर्णन किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, साइबरनेटिक्स। मानव पशु और मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान का साइबरनेटिक्स के रूप में वर्णन किया जाता है। यह नियंत्रण सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत से निकटता से संबंधित होता है। इसका उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। साइबरनेटिक्स समान रूप से शारीरिक और सामाजिक अनुप्रयोग प्रणालियों द्वारा लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, सस्यूर ने भाषा को इस रूप में चिन्हित किया है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, संकेतों का आधिक्य। डी, सस्यूर ने भाषा को संकेतों का आधिक्य के रूप में चिन्हित किया है। फर्डिनांड द सस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1857 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। सस्यूर द्वारा भाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई, जैसे पदार्थ और रूप के संदर्भ में भाषा तथा संकेत के संदर्भ में भाषा। इसी के तहत इन्होंने प्रतिमा परक संकेत, इंगित परक संकेत और वास्तविक संकेत आदि रूपों के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसके बाद मेरी जो अगली प्लेलिस्ट बनेगी वो करंट अफेयर की बनेगी। सबसे पहले मैं जुलाई से लेके अक्टूबर तक की घटना चक्र की जो 1 लाइनर करंट अफेयर है वो कवर करूँगी, जिससे हमारे जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि RO ARO UP PCS और जितने भी 1 लाइनर एग्ज़ाम्स हैं वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग और भी तैयारियां कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोग किसी ऐसे सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए भी मैटर उपलब्ध करवा दूंगी। और जिस भी सब्जेक्ट के PYQ चाहिए आपको वो मैं आपको इसमें उपलब्ध करवा दूंगी चैनल के जरिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा संचार संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? ए, निजी पूर्वाग्रह, बी, विचारधारा परक सुझाव, सी, परिशुद्धता, डी, व्यापकता, ई, मत और तथ्यों का पृथक्करण। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों
दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी डी ई। सी ऑप्शन सी डी ई इसका सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोक सेवा संचार हेतु परिशुद्धता, व्यापकता और मत तथा तथ्यों का पृथक्करण, निष्पक्षता एवं ईमानदारी आदि जैसे मापदंड जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्शल मैकलुहान जैसे कुछ विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको हॉट मीडिया माना जाता है? ए टेलीफोन, बी दूरदर्शन, सी रेडियो, डी सिनेमा, ई मुद्रण। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, सी डी ई। मार्शल मैकलुहान जैसे कुछ विशेषज्ञों के अनुसार रेडियो, सिनेमा, व्याख्यान एवं प्रिंट को हॉट मीडिया के तौर पर जाना जाता है। ये दूसरों की भावनाओं जैसे दृष्टि या ध्वनि पर जोर देते हैं। टेलीविज़न, टेलीफोन आदि को कूल मीडिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कथन वाला। पहला कथन है, इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क और साइबर स्पेस संबंधों हेतु एक प्रतिमान भी है। और स्टेटमेंट 2 है, इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है। इंटरनेट स्वयं में एक नेटवर्क और साइबर स्पेस संबंधी हेतु एक प्रतिमान भी है। इंटरनेट से समर्थित वैश्विक अन्योन्य क्रियात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं सदी के अंत तक द्वितीय मीडिया युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 में किसी व्यक्ति की मासिक आय 65,000 थी और उसका मासिक व्यय 45,000 था। तो दोस्तों वर्ष 2021 में उसकी मासिक आय 15% और मासिक व्यय 7% से बढ़ जाता। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों सीधे सीधे इसमें टोटल आय हमारी कितनी है? 65,000 है और व्यय भी बताया गया 45,000 है। तो हमारी बचत कितनी हो गई? 20,000 बच रही होगी। अगर हमारी आय 65,000 है और खपत कहीं ना कहीं मासिक व्यय है जो वो 45,000 है, तो 45,000 को 65,000 में घटा देंगे तो 20,000 हमारी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो 2021 में उसकी मासिक आय 15% बढ़ गई है। मतलब हमारी एक महीने में मासिक आय कितनी बढ़ रही है? 65,000 का 15% निकालेंगे, जितना भी आएगा उसका 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारी एक वर्ष की 2021 में पूछी जा रही में उसकी मासिक आय 15% और मासिक व्यय 7% बढ़ जाता है। तो दोनों जैसे जो मासिक व्यय है उसका 7% निकालेंगे, जो मासिक आय है उसका 15% निकालेंगे और उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बस उससे परसेंटेज निकाल लेंगे दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 5/9 किसी दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। तो दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है और तीसरी संख्या का मान 2,960 है। पहली संख्या का 30% कितना होगा? दोस्तों ये आप लोग चाहो तो व्याख्या से भी आप मदद ले सकते हो या सिंपल आप लोग इसको किसी संख्या को मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन ना ही ज़्यादा मुश्किल है और ना ही बहुत आसान है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों ये आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने अपनी सेवानिवृत्ति उपदान का 1/3 भाग 6% साधारण ब्याज की दर से, उपदान का 1/4 भाग 7% और शेष को 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है। यदि इन निवेशों पर उसकी वार्षिक प्राप्ति 7,012.5 है तो व्यक्ति द्वारा निवेश की गई कुल उपदान की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले पेपर्स में भी आप लोगों को बताया कि मैथ का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा मेथड या एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसकी एक एक लाइन को फॉलो करते चलना है। अगर आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग की थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके सॉल्यूशन से बाहर हो। तो ये जो आप लोग इसका मेथड देख रहे हैं ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको, बस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं करा सकती हूँ, तो आप लोग करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये अलग से इसके सॉल्यूशन दे दूँगी।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में चीटर को इन अल्फ़ाबेट के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो उसी कोड भाषा में, जैसे कि मैंने बताया था, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में हमेशा जो ट्रिक पहले नंबर पे लगती है दूसरी में भी वही ट्रिक लगती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ये वाली ट्रिक लगी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। आप लोग जैसे संख्या देख रहे होंगे तो ये कोई ज़्यादा, बस इसको एक दूसरे से हम लोग क्या करते चलेंगे, कंपेयर करते चलेंगे कि किस में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इसमें जैसे 3 का अंतर है, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का अंतर है, फिर इसको फिर इसमें 9 का अंतर है, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बनता जा रहा है 3 का या गुणा बनता जा रहा है 3 का। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष किया गया है। मैंने जब आपको बुलाया तो आप ना तो अपनी कक्षा में थे ना ही आप प्रयोगशाला में थे, आप मुझसे क्यों बच रहे हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग